Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, this is an actual CAT passage of CAT 2025 slot 1. So I want you people to first try the questions and then इसको हम discuss करेंगे. So let me show you the passage. So this is the first slide guys. Second. First question. Second question. Third question. Fourth question. Okay, so let's go back to the first slide and then discuss this. ठीक है, so करते हैं discussion start. Let's look at what the passage is talking about. Okay, understanding key properties of complex systems can help us clarify and deal with many new and existing global challenges from pandemics to poverty. कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज को समझना हमें हेल्प कर सकता है कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग ग्लोबल चैलेंजेस को समझने में, जैसे कि पेंडेमिक्स से लेके पॉवर्टी तक. तो पेंडेमिक्स और पॉवर्टी दोनों ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं. इन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को समझने में हमें मदद मिलेगी अगर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के की कंपोनेंट्स को, की प्रॉपर्टीज को समझ पाते हैं. तो a recent study in Nature Physics found that transitions to orderly states such as cooling in fish, all fish swimming in the same direction, can be caused paradoxically by randomness or noise feeding back on itself. अब यहाँ पे ना इसने एक पैराडॉक्सिकल फिनोमिना की बात की. पैराडॉक्सिकल फिनोमिना का मतलब, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन. अब कॉन्ट्रडिक्शन ऑथर ने यहाँ पे ये बताया कि स्कूलिंग इफेक्ट जो आपका फिशेज में होता है, ठीक है, वो schooling basically means all the fishes moving in one direction is unexpectedly a result of fishes doing their own thing. That means that the random behavior that the fishes show actually ends up creating an orderly pattern which is called as schooling, and that's the contradiction. Look at this. A recent study in Nature Physics found that transitions to orderly states such as schooling in fish, all fish swimming in same direction, can be caused paradoxically by randomness or noise feeding back on itself. सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो पैराडॉक्स है वो ये है कि एक तरफ तो नॉइज थी जो फिशेस के अंदर पहले से थी, ठीक है, और उस नॉइज या रैंडम बिहेवियर ऑफ द फिश की वजह से एक ऑर्डरली फिनोमिना स्कूलिंग रिजल्ट करता है. स्कूलिंग का मतलब होता है कि सारी फिशेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना, क्योंकि रैंडमनेस से एक ऑर्डरली फिनोमिना कैसे अराइज कर सकता है ना. सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस, दैट इज मिसअलाइनमेंट अमंग फिश कॉजेस फर्दर मिसअलाइनमेंट इवेंचुअली इंड्यूसिंग अ ट्रांजिशन टू स्कूलिंग. ओके, नाउ इसने एक स्टेप और बताया इसमें जिससे हमें इस फिनोमिना को समझने में एक ज़्यादा मदद मिलेगी. वो कहता है कि जो फिशेस के अंदर मूवमेंट के बीच में मिसअलाइनमेंट है. मिसअलाइनमेंट का मतलब कि स्टार्टिंग में तो फिशेस अपनी अपनी तरीके से मूव कर रही है, मतलब रैंडम मूव कर रही है. उस रैंडमनेस से और रैंडमनेस आती है और मिसअलाइनमेंट आता है, लेकिन फाइनली उससे ऑर्डर आ जाता है. फाइनली स्कूलिंग वाला फिनोमेना आकर करता है. दैट मीन्स ऑर्डरली मूवमेंट. सो रैंडम मूवमेंट रिजल्ट्स इन orderly movement. That is the paradox. That is the contradiction. Most of us wouldn't guess that noise can produce predictable behavior. हम में से मैक्सिमम लोग कभी सोच नहीं पाएंगे कि नॉइज या रैंडमनेस की वजह से प्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है. द रिजल्ट इनवाइट्स अस टू कंसिडर हाउ टेक्नोलॉजी सच एज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स, ऑल्दो इन्फॉर्मिंग अस लोकली, माइट नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर कलेक्टिव मूवमेंट. रिजल्ट हमें इस चीज़ के लिए इन्वाइट करता है कंसिडर करने के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स, ऑल्दो इन्फॉर्मिंग अस लोकली, माइट नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर कलेक्टिव मूवमेंट. ओके, अब यहाँ पे ना ऑथर स्कूलिंग वाले फिनोमेना के साथ कंपेयर कर रहा है. ऑथर स्कूलिंग वाले फिनोमेना के साथ इसको ऐसे कंपेयर कर रहा है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स होती हैं, ठीक है, उनका मुद्दा जो होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स का, ठीक है, बेसिकली ये
शायद कोविड की बात चल रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स जिसमें आपको शायद पता हो कि सो एंड सो पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स की, जो हमें लोकली इंफॉर्मेशन देती है, वो कर सकती है नेगेटिव इम्पैक्ट इन द फाइनल रिजल्ट। हालांकि जो ऐप को बनाने का पर्पस होगा वो पॉजिटिव पर्पस होगा, लेकिन उसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द कलेक्टिव मूवमेंट। ओके, इफ ईच ऑफ अस चेंजेस बिहेवियर टू अवॉइड द इन्फेक्टेड, we might generate a collective pattern we had aimed to avoid. Now this is the important part जहाँ पे फिशेस की स्कूलिंग के साथ तुलना की जा रही है, और आप समझ सकते हो कि जब आपने ऐप को बनाया होगा, ठीक है, अब ये मोस्ट पॉसिबली आप लोग इमेजिन कर सकते हो कोविड पैंडेमिक की बात चल रही है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे कई सारी इस तरह की ऐप्स बनी थी जिसमें लोकेलिटीज़ को आपने मार्क किया हुआ था कि भाई इस जगह पे इन्फेक्टेड लोग रहते हैं तो इस जगह पे तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन जब सब लोगों ने उस जगह को अवॉइड करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो उस फिनोमिना की वजह से, जो कि अवॉइडेंस फिनोमिना है उन सब जगहों का, दूसरे लोगों ने भी देखा होगा कि यार सब लोग इस एरिया को अवॉइड कर रहे हैं तो वो लोग भी उसी एरिया को अवॉइड करते होंगे। लेकिन इससे हुआ क्या कि जिस चीज को पॉजिटिव पर्पस से बनाया गया था वो एक्चुअली उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ गया, ठीक है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज पैराडॉक्सिकल। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या था? If each of us changes our behavior to avoid the infected, we might end up generating a collective pattern we have aimed to avoid. Higher levels of interaction between the infected and the susceptible, or higher levels of interaction among the asymptomatics. ठीक है, तो आप जिस पॉजिटिव काम से निकले थे ऐप को बनाने के लिए कि इन्फेक्टेड लोगों को अवॉइड करोगे, लास्ट में उसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि जस्ट उसका उल्टा हो गया। इन्फेक्टेड और सही लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा, और एसिम्टोमेटिक लोग, उनके बीच में भी इन्फेक्शंस के लेवल बढ़े। एसिम्टोमेटिक वो लोग होते हैं जो कि वैसे तो इन्फेक्टेड नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो शायद ऐप के अंदर उनका कोई डेटा फीड होगा नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक हैं तो ऐप उसको कैप्चर कर नहीं पाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ नॉर्मल लोगों का इंटरेक्शन फिर बढ़ेगा, बिकॉज इन्फेक्टेड लोगों को तो वो वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल, अब इसकी जो इंट्रिकेसीज है ऑथर ने नहीं समझाई, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई जो आपने सोचा था ना उसका जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है, जो पॉजिटिव चीज आपने प्लान की थी उसका जस्ट उल्टा हो गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि फिशेस के केस में, कहाँ तो आप रैंडम बिहेवियर शो कर रहे थे और रैंडमनेस फाइनली रिजल्ट्स इन अलाइनमेंट। यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव फिनोमिना अगर सब लोग कॉपी करेंगे, ओके, तो लास्ट में उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐप वाले के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑल्सो सफर फ्रॉम स्पेशल वल्नरेबिलिटी टू इवेंट दैट डोंट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल कर्व। अब जैसा कि आप समझ पा रहे हो गाइस, यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है ना, वो इस चीज़ को लेके चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम तो इन्होंने ऊपर बताई, ठीक है, दैट यू मे वांट टू डू एक्स थिंग बट यू फाइनली मे एंड अप डूइंग दी वाई थिंग। अब सेकंड इसने प्रॉब्लम बताई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की, कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वल्नरेबल होते हैं ऐसे इवेंट्स को लेके जिनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो फॉलो नहीं करते, या जिनका बेल कर्व के अंदर प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। बेसिकली वी कॉल देम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे इवेंट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। ओके, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इन चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, ठीक है। सो दोज इवेंट्स दैट डू नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल कर्व आर अ प्रॉब्लम फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। व्हेन इवेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, मोस्ट आउटकम्स आर फैमिलियर एंड डोंट सीम पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग। जो नॉर्मल इवेंट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, जो बेल कर्व पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, ओके, उनको तो प्रिडिक्ट करना आसान होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे इवेंट्स जो बेल कर्व के अंदर कवर ही नहीं हो रहे, यानी कि ऐसे इवेंट जिनकी संभावना बहुत कम है, ठीक है, उन इवेंट्स के होने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। हाइट जैसे गुड एग्जांपल है, हाइट इज अ गुड एग्जांपल। इट्स प्रीटी यूजुअल फॉर अ मैन टू बी ओवर 7 feet to be over 7 feet tall. It's unusual for a man to be 7 feet tall. Most adults are between 5 and 6 feet, and there is no known person over 9 feet tall. तो आई थिंक शायद आप समझ ही पा रहे हो कि बेल कर्व के अंदर जो नॉर्मल इवेंट्स हैं वो कवर होते हैं,
ठीक है, जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो 5 से 6 फीट के बीच में मैक्सिमम लोग बेल कर्व में कवर हो जाएंगे। अब कोई इंसान अगर 7 फीट का है तो बेल कर्व के अंदर वो दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम होगी कि बिल्कुल लास्ट में कहीं पे आएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी 0.000% समथिंग, है ना। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है, बिकॉज ऐसे लोगों को बेल कर्व कवर नहीं कर पाएगा, सो दे वुड बी अनयूजुअल। अब ये अनयूजुअल जो एलिमेंट्स है ना, यही सिस्टम्स की स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं, राइट। But in collective settings, when the contingent shapes behavior, a run on the bank, a scramble to buy toilet paper, the probability distribution for possible events are often heavily tailed. There is much higher probability of extreme events such as stock market crash or massive surge in infections. These events are still unlikely, but they occur more frequently and are larger than would be expected under normal distribution. Okay, basically यहाँ पे ना अब आप समझ ही पा रहे होगे कि यहाँ पे ऑथर ने बात की है, ऑथर डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा, बट ही इज टॉकिंग अबाउट दी कोविड वायरस फिनोमिना, ठीक है। अब कोविड का जो फिनोमिना है उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर मानी गई थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो ऑब्वियसली बेल कर्व के लिमिट के बाहर होगा, ठीक है। लेकिन जब वो फिनोमिना होगा, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देगा, बिकॉज नो वन कुड एक्चुअली प्रिडिक्ट दैट समथिंग लाइक दिस कुड हैपन। ओके, उसी कंटेक्स्ट में ऑथर ने ये बोला, where contingent shapes behavior, okay, a run on the bank, a scramble to buy toilet paper, run on the banks, running for toilet paper, मतलब समझ जाओ indirectly कोविड वायरस वाले की बात हो रही है। The probability distribution for possible events are oftenly heavily tailed. There's much higher probability of extreme events such as stock market crash or massive surge in infections. These events are still unlikely, but they occur more frequently and larger than would be under normal distributions. That means एक बार एक unusual event हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट अनयूजुअल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि ऑथर ने बोला कि मानो जैसे अब पेंडेमिक आ गया, ठीक है, अब पहले तो कोविड का आना ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी का इवेंट था, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नहीं दिखता। लेकिन एक बार वो इवेंट हो गया तो उसके बाद जो सेकेंड इवेंट है कि सब लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे, उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरीके से सब लोग बैंक से अपना पैसा निकालेंगे, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दैट मीन्स वंस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, देन द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ समथिंग अगेन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग गोस अप। ओके, तो एक इवेंट के होते ही बाकी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देखो ये इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, व्हाट्स मोर, वंस अ रेयर बट ह्यूजली सिग्निफिकेंट टेल इवेंट्स प्लेस, thus raise the probability of further tail events. We might call them second order tail events. They include a stock market gyrations after big fall and earthquake aftershocks. The initial probability of second order tail event is so tiny that it's almost impossible to calculate, but once a first order tail event occurs, the rules change and the probability of second order tail event increases. So देखो, जो पहला इवेंट होता है रेयर इवेंट, उसको इसने कहा है टेल इवेंट। तो टेल इवेंट के होने के बाद जो सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट होता है उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप इनिशियली देखते तो बहुत ज़्यादा कम होती, बट एक बार कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही बहुत कम थी, तो इवेंट 1 के होने के बाद सेकंड टेल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स एक बार कोई ऐसा इवेंट हो गया जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके बाद अनएक्सपेक्टेड इवेंट के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। द डायनामिक्स ऑफ टेल इवेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट दे रिजल्ट फ्रॉम कैस्केड्स ऑफ अदर अनलाइकली इवेंट्स। जो कोविड के केस में हमने बात की कि भाई कोविड आ गया तो कोविड के बाद पीछे पीछे फिर स्टॉक मार्केट भी बहुत भयंकर तरीके से गिरा, ठीक है। इसी तरीके से बैंक्स का भी फॉल हुआ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड देयर मनी बैक, राइट। When COVID-19 first struck, the stock market suffered stunning losses followed by an equally stunning recovery. इसी तरीके से जब कोविड थोड़ा कम हुआ तो रिकवरी भी फास्ट हुई, ओके। Some of these dynamics are potentially attributable to former sports bettors with no sports to bet on entering the market as speculators rather than investors. The arrival of these new players
might have increased inefficiencies and allowed savvy long-term investors to gain an edge over betters with different goals. तो यहाँ पे ना इसने बताया है कि रिकवरी डायनेमिक जो काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई वो क्यों हुई होगी. अब उसके पीछे ऑथर ये लॉजिक देता है कि देखो अगर कोविड के बाद में अगर कोई इन्वेस्टर एंटर हुआ, ओके, तो वो एक ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसने कोविड का फॉल नहीं देखा, तो ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. बट जो लोग कोविड से पहले भी इन्वेस्टेड थे उन्होंने कोविड के टाइम पे भी मोस्ट पॉसिबली इन्वेस्ट किया होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने, और कोविड के बाद में उनके वेल्थ का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि कोविड के बाद स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गया. ठीक है, तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कोविड के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है कि जो बाकी नए लोग थे जो कोविड के बाद में आए थे उनका एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था नहीं, तो उनकी तुलना में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हुआ. ओके, सो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू why there was a surge in stock market again unexpected after the COVID ended. ठीक है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा डेप्थ में समझोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स कोविड के बाद में आए उन लोगों ने ऊपर जाते हुए मार्केट को देखते हुए पैसा डाला होगा. अब क्योंकि मार्केट में उन्होंने पैसा डाला तो जिन लोगों का पहले से इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक की वैल्यू और ऊपर चली गई होगी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, स्टॉक मार्केट बहुत मैसिवली रिकवर किया, तो ये भी अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही बन गया, राइट, क्योंकि उसके पहले बहुत ज़्यादा फॉल भी हुआ था. और ऑथर ने यहाँ पे कहा कि भाई जो अनएक्सपेक्टेड रिकवरी है, ओके, दिस स्टनिंग रिकवरी, ओके, इट्स एक्चुअली एट्रीब्यूटेबल टू सम एक्सटेंट ऑन द न्यू entrants, the former sports bettors with no sports who went on entering the market as speculators rather than investors. और इन नए प्लेयर्स के एंटर होने की वजह से, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा होगा लोगों को, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नए नए आए हैं इन्होंने खूब सारा स्टॉक मार्केट में पैसा डाला होगा. स्टॉक मार्केट में पैसा डाला होगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ऊपर गई होगी. ओके, सो दिस ऑल्सो इज द लॉजिक व्हाई देयर वाज दिस मैसिव रिकवरी एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आफ्टर द कोविड. ओके, लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं. वन रीजन अ फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट इज कैन इंड्यूस फर्दर टेल इवेंट्स इज दैट इट चेंजेस द परसीव्ड कॉस्ट ऑफ एक्शंस एंड चेंजेस द रूल्स दैट वी प्ले बाय. फिर ऑथर ने लास्ट में एक रीजन और भी दे रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट के होने के बाद फर्दर टेल इवेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि एक बार कोई टेल इवेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद द रूल्स ऑफ द गेम चेंज. ओके, दैट इट चेंजेस द परसीव्ड कॉस्ट ऑफ आवर एक्शंस एंड चेंजेस द रूल्स दैट वी प्ले बाय. तो उस चीज की वजह से, बिकॉज नाउ यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, द गेम चेंजेस एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट गोज अप. ठीक है, मतलब जो जैसे आप कोविड की आप एग्जांपल लोगे तो एक बार कोविड हो गया तो उसके बाद सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट जो जैसे स्टॉक मार्केट का गिरना है या बैंकिंग सिस्टम का क्रैश होना है, ऐसे इवेंट की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि अब गेम थोड़ा चेंज हो गया है. ठीक है, दिस गेम चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर की कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंसेप्ट, नॉन स्टेशनैरिटी. ठीक है, नाउ द सिस्टम इज नॉट स्टेशनरी. तो एक बार कोविड हो गया तो अब जो पुराने सिस्टम्स थे जिनको हम स्टेबल मानते थे, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम हो गया या आपका स्टॉक मार्केट हो गया, अब वो स्टेबल नहीं रह गए, तो कहीं ना कहीं गेम्स के रूल चेंज हो गए. मैं करंट कंटेक्स्ट में एग्जांपल दूं तो इफ पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट ईरान वॉर एंड द अटैक्स ऑन लेट्स से द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल दी गल्फ कंट्रीज, लेकिन एक बार ईरान वॉर स्टार्ट हो गई और गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो गया, स्पेशली यूएई एंड सऊदी, तो फिर उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है. अब यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर, लोग वहाँ प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद रहे, तो ये सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट हो गया ना. तो पहले तो किसी ने यही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉर होगी, ठीक है, या उस लेवल पे होगी कि आप ऑयल के इंफ्रा को अटैक करोगे और आप डायरेक्टली दुबई के अंदर अटैक करोगे. लेकिन एक बार वॉर चालू हो गई और अटैक्स चालू हो गए तो सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट की दुबई कुड कोलैप्स एज अ बिजनेस डेस्टिनेशन ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग एंड लाइक पीपल आर नाउ लिविंग द प्लेस, जो कि शायद पहले अनएक्सपेक्टेड होता.
लेकिन अभी पहला इवेंट हो गया तो उसके पीछे पीछे सेकंड इवेंट भी हो रहा है. तो यू कैन सी दैट द रूल्स ऑफ द गेम चेंज वंस द फर्स्ट इवेंट हैपेंस, राइट. सो अब वो चीज नॉन स्टेशनरी हो गई. A second canonical example of non-stationary is adaptation, as illustrated by the arms race involved in the co-evolution of hosts and parasites. Each has to run faster just to keep up with the novel solutions the other presents as they battle it out in the evolutionary time. इसने पैरासाइट और उसकी होस्ट की बात की है. अब यहाँ पे ना देखो, पैरासाइट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओके, तो लेट अस से कि भाई आप किसी इन्फेक्शन की बात करोगे, किसी पैरासाइट की बात करोगे, आप कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी पैरासिटिक ड्रग देते हो, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है पैरासाइट्स की वो इस तरीके से इवॉल्व करेगी कि वो पैरासाइट्स के ऊपर वो ड्रग काम ही ना करे. ओके, तो now it would become even more tougher for you to handle the parasites, okay, because now what you see is evolution, right? The parasite has evolved to evade the drug, right? So now this is what evolution is all about, right? तो जो भी आप क्या कहते हैं, होस्ट को बचाने के लिए जो भी ड्रग वगैरह आप दे रहे हो, ठीक है, द पैरासाइट वुड कम अप with a novel solution to evolve and to keep up with the battle that is happening. Okay, so which is also something that we can see when we look at things like antibiotic resistance and all that. ठीक है, so now I think it's pretty much clear कि passage क्या बोलना चाह रहा है. The passage is basically about the black swan events, the sort of events that have very low probability, and the fact that once the primary tail event happens, the probability and the possibility of the secondary tail event increases, and the fact that complex systems are vulnerable to such tail events, okay, whether it's the first tail event or the second tail event. अब आते हैं देखो क्वेश्चंस के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. All of the following inferences are supported by the passage except एक ऑप्शन ऐसा है जो पैसेज में सपोर्ट नहीं हो रहा. पहला ऑप्शन देखते हैं. The text attributes the COVID-19 pandemic rebound in financial markets solely. guys, गड़बड़ हो गई. सोनली आ रहा है, सोनली का मतलब ओनली है, ठीक है. कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में रिकवरी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स केवल और केवल इसलिए हुई क्योंकि जो लोग पहले स्पोर्ट्स में बेटिंग करते थे वो अब स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए, और उन लोगों ने जो पैसा डाला, ओके, उन नए इन्वेस्टर्स के पैसे की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गया. जो मैं आपसे बात कर भी रहा था, जो कि ऑथर ने बोला भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने ना बोला है कि केवल और केवल वही रीजन है, ठीक है. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. यहां पे ऑथर ने बोला था कि स्पेकुलेटर्स मार्केट में आ गए, और मैंने आपको समझाया भी था कि स्पेकुलेटर के आने से उन लोगों ने मार्केट में पैसा पंप किया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा. लेकिन यार ये थोड़ी बोल रहा है कि केवल और केवल यही रीजन है. दिस इज, ही इज नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली रीजन. ओके, look at this paragraph. He's not saying that the stunning recovery just because of the fact that you have new breed of investors or speculators. No, ऐसा ये नहीं बोल रहा. अब क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा तो ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था इसने. बाकी के तीनों ऑप्शंस को रूल आउट करते हैं. Heavy tailed events make extreme outcomes more frequent and larger than bell curve expectations. This complicates forecasting and risk management in collective settings shaped by contagion and coping behavior. Absolutely given है, ठीक है. एक बार एक एक्सट्रीम इवेंट हो जाता है तो नेक्स्ट एक्सट्रीम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. सेकंड पे आते हैं. Learning can change the rules that actors face, so a rare shock can alter payoffs and raise the odds of subsequent large disturbances within the same system which supports the aid of second order tail events. Again, same thing. Okay, so you have new rules of the game. New rules of the game means that the possibility of the second order tail event will go up. Okay, even the fact कि जो evolution की आपने बात की है, evolution is nothing but learning. जो हमने parasite की बात की कि अगर आप किसी parasite पे कोई drug use करते हो तो वो adapt करेगा, वो learn कर लेगा, ठीक है. रूल्स चेंज हो जाएंगे गेम के, तो सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऊपर चली जाएगी. थर्ड पे आते हैं. Examples like run-on banks and toilet paper scrambles illustrates how contagion can amplify local choices into system-wide cascades as a surprise participant and lead to patterns that did not intend to create. Absolutely. ठीक है, तो
एक बार एक इवेंट हो गया तो उसके बाद बाकी के जो सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स हैं उनको किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, उनको किसी ने सोचा नहीं, लेकिन वो भी अब होने लग जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा. सो द ओनली ऑप्शन दैट इज प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम वर्ड सोनली. हालांकि ए ऑप्शन गिवन था लेकिन ऐसा नहीं लिखा था कि केवल और केवल यही रीजन है. नेक्स्ट पे चलते हैं. द passage suggests that contact tracing apps could inadvertently raise risky interactions by altering local behavior, which one of the following assumptions below is most necessary for that suggestion to hold. अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी है, इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो फर्स्ट स्लाइड से, फर्स्ट पैराग्राफ से है, जहाँ पे सबसे पहले आपने फिशेस की बात की थी कि एक पैराडॉक्सिकल पैटर्न होता है कि फिशेस में जो चीज़ इनिशियली रैंडम होती है वो बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपने आप पैटर्न में आ जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्कूलिंग. ठीक है, अब इसी चीज को इन्होंने एग्जांपल लेके ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स का कंपैरिजन किया. ठीक है, जैसे कि इसने फिश के लिए क्या बोला, मोस्ट ऑफ अस वुडंट गेस दैट नॉइज कैन प्रोड्यूस प्रेडिक्टेबल बिहेवियर. फिर इसी चीज को इन्होंने आगे बढ़ाया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स को कंपेयर किया फिशेस के स्कूलिंग के साथ. क्या कहा, the results invite us to consider how technology such as contact tracing apps, although informing us locally, might negatively impact our collective movement. इसमें ना आपको एक चीज समझनी है कि जो भी आंसर होगा उसमें हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे फिशेस के केस में रैंडमनेस लेड टू अ कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर दैट इज स्कूलिंग, सिमिलरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स के अंदर भी प्लानिंग आपकी पॉजिटिव चीज़ों को करने की थी कि लोगों को आप है ना इन्फेक्शन से बचा पाओ, लेकिन उल्टा हो गया, लोगों में एक्चुअली ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने लग गया. ओके, एंड दैट इज व्हाट इज द पैराडॉक्स. ठीक है, तो ऐसा कुछ एलिमेंट हमारा कॉन्ट्रडिक्शन का, पैराडॉक्स का होना चाहिए. ऑप्शंस पे आते हैं. Individuals base movements choice partly on observed infections and on the behavior of others, so local responses interact which turn many small adjustments into large scale patterns that can frustrate the intended aim of risk reduction. Frustrate the intended aim of risk reduction का मतलब उल्टा हो रहा है, रिस्क एक्चुअली बढ़ रहा है. ओके, सो दिस इज कवरिंग द पैराडॉक्स. अब यहाँ पे ना एजम्पशन पूछा था, दैट मीन्स कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप एज्यूम करके चलोगे, यानी कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, और दिस इज समथिंग दैट ऑथर बिलीव्स 100% होने वाली है. और जैसा कि मुझे पता है, पैराडॉक्स का तो मतलब ही ये होता है कि जो आपने सोचा था उसका जस्ट उल्टा हो जाए. तो ऑथर रिज्यूम करके चल रहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स के केस में जो भी आपने पॉजिटिव चीज़ सोची थी जो कि अपने आप में है इन्फेक्शन का कम होना, उसकी जगह उल्टा होने लग गया, इन्फेक्शन बढ़ने लग गए. और ये मेरे को कैसे पता चल रहा है ए ऑप्शन में, क्योंकि ए ऑप्शन में देखो लास्ट में क्या लिखा है, विच टर्न many small scale adjustment into large scale patterns that can frustrate the intended aim of risk reduction. That means कि जो small adjustments थे वो large scale patterns में बदल गए, और large scale patterns में बदलने की वजह से जो initial aim था आपका कि infection का risk कम होगा, वो नहीं हो पाया, वो intended aim defeat हो गया, मतलब उसका उल्टा होने लग गया. Okay, that this is the paradox. अब बाकी options में paradox वाला element है ही नहीं. B ऑप्शन पे आते हैं. Urban networks have uniform traffic conditions in all hours, which allow perfectly predictable routing, independent of personal choice, social signals or crowd reactions, therefore making interdependence negligible in city movement decisions. Okay, okay. So there is no paradox involved in this case. Okay, as you can see कि यहाँ पे कहीं पे भी risk reduction या infection की बात नहीं हो रही. ठीक है, तो ना यार देखो, पैराडॉक्स वाले के अंदर इन्फेक्शन की बात तो होना ज़रूरी है ना, क्योंकि पूरा मुद्दा यही है कि जैसे फिशेस के कंटेक्स्ट में ऐसा हुआ था कि जो इंटेंडेड एम था उसका जस्ट उल्टा होने लग गया, यहाँ पे भी सेम होना था. तो देयर इज़ नो पैराडॉक्स हेयर. ये तो ट्रैफिक कंडीशंस की बात कर रहा है जिसका एक्चुअली हमारी मेन सिचुएशन के एजम्पशन से कोई लेना देना ही नहीं है. डी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन पे आते हैं, सॉरी. ऐप अलर्ट्स ऑलवेज इंक्लूड प्रिसाइज लोकेशन विद इन 1 मीटर एंड डिलीवर रियल टाइम अपडेट्स फॉर ऑल यूजर्स व्हिच एंश्योर्स दैट द डेटा फीड इज परफेक्टली एक्यूरेट रिगार्डलेस ऑफ privacy settings, power limits और नेटवर्क कंडीशंस. अगेन द प्रॉब्लम इज, चलो आपका डेटा बिल्कुल सही है, जिस जगह पे पहुंचना है आपको पहुंचा देगा, ठीक है, और शायद आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप की वजह से आप बच भी जाओ इन्फेक्टेड होने से, राइट. लेकिन इसमें पैराडॉक्स कहाँ आया
क्योंकि ऑथर ने क्वेश्चन में बोल दिया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स could inadvertently raise risky interaction by altering local behavior. दैट मीन्स एजम्पशन ऐसा होना चाहिए ना जिसमें उल्टा हो, जो रिस्क कम करना चाह रहे थे वो रिस्क बढ़ जाए। तो इससे रिस्क कहाँ बढ़ा? नहीं बढ़ा ना, उसने तो आपको प्रिसाइज लोकेशन पहुंचा दिया। तो ये कोई एजम्पशन थोड़ी हुआ जिससे रिस्क बढ़ रहा हो। डी ऑप्शन पे आओ, मोस्ट यूजर्स अनइंस्टॉल ऐप विद इन अ वीक विच लीव्स ओनली हाईली एक्सपोज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग, दिस न्यूट्रलाइजेज एनी सिस्टमैटिक बायस in routing decisions and prevents any predictable change in aggregated contact patterns. Prevent any predictable changes in the aggregate contact patterns. Again, this is not telling me that this will result in infections going up. Okay, तो यहाँ पे भी infections के बढ़ने का paradoxical behavior का कोई भी indication मेरे को D option में नहीं मिल रहा. Okay, so very simply the only option that talks about the initial aim getting defeated and the paradox happening is A option, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं। बाकी किसी ऑप्शन के अंदर पैराडॉक्स वाला एंगल आपका नहीं कवर हो रहा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट समराइजेज द पैसेज? समरी करनी है, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ स्पेकुलेटिव एंट्रेंट्स ऑलवेज प्रोड्यूस इनएफिशिएंसी आफ्टर हेल्थ शॉक्स। क्या हमारा पैसेज इस चीज़ के बारे में कि जो स्पेकुलेशन करने के लिए जो एंटर करते हैं लोग, उनसे सिस्टम में इनएफिशिएंसी आती है हेल्थ शॉक्स के बाद में? हमारा पैसेज केवल और केवल हेल्थ शॉक के बारे में नहीं था। आर पैसेज वॉज नॉट अबाउट स्पेकुलेशन ओनली। ओके, द पैसेज इज अबाउट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड द टेल इवेंट्स, कि हाउ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर वल्नरेबल टू टेल इवेंट्स एंड फर्स्ट टेल इवेंट्स लीड्स टू हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट। आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, क्रॉस करो, नेक्स्ट पे आओ। पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ नॉइज कैन क्रिएट ऑर्डर, यस, फिशेस के केस में आपने बात की है। देन शोज व्हाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विद कंटाजियन आर वल्नरेबल टू हेवी टेल्ड कैस्केड्स, ओके, सो दैट इज टेल इवेंट्स, low probability events. It also explains why early shocks change rules through non-stationarity with a market illustration during the COVID-19 disruption. Perfect option. गाइस देखो, फर्स्ट पार्ट में तो पैराडॉक्स वाला एंगल आ गया जो फिश के केस में आपने बताया था। फिर आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वल्नरेबल होते हैं टेल इवेंट्स को लेके, और टेल इवेंट्स जब हो जाते हैं तो फिर रूल्स चेंज हो जाते हैं, गेम के रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन इज अ प्रीटी डिसेंट ऑप्शन, ओके, अभी तक का सबसे बेस्ट है, लेकिन इससे बेटर कोई और है क्या? द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ सोशल आउटकम्स जनरली फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गलत, ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि सोशल आउटकम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, ये तो पैसेज के इंटेंडेड एम का जस्ट उल्टा जा रहा है। एक्चुअली आप ये कह रहे हो कि देर आर सर्टेन इवेंट्स दैट डोंट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दीज आर द इवेंट्स दैट मेक द सिस्टम वल्नरेबल, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कोलैप्स बिकॉज ऑफ इट। ये तो उल्टा बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है देखो, सो एक्सट्रीम इवेंट्स आर नेग्लिजिबल एंड पॉलिसी टू स्टेबलाइज एवरेज रादर देन लर्न फ्रॉम लार्ज शॉक्स। पूरा उल्टा है कि हमें तो एवरेज को देखना है, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनको इग्नोर करना है। पॉलिसी शुड टेक द एवरेज एंड इट शुड इग्नोर द एक्सट्रीम। क्रॉस करो। द पैसेज एक्सप्लेन्स हाउ नॉन स्टेशनैरिटी वर्क्स इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड रिजेक्ट्स एप्लीकेशंस इन मार्केट ऑफ पब्लिक। ओके, दिस पैसेज इज नॉट अबाउट सिंपली नॉन स्टेशनैरिटी वर्किंग इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का पैसेज है जिसमें नॉन स्टेशनैरिटी को आपने फोकस किया है? नहीं। ओके, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का पैसेज थोड़ी है। क्या ये पैसेज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में नॉन स्टेशनैरिटी के एप्लीकेशन या उसके इन्फ्लुएंस को लेके है? गाइस, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following observations would most strengthen the passage's claim that first order tail events raises the probability of further tail events in complex systems? सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करता है कि पहला टेल इवेंट होने के बाद सेकंड टेल इवेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। इन एपिडेमिक नेटवर्क्स इनिशियल सुपर स्प्रेडिंग एपिसोड्स आर आइसोलेटेड स्पाइक्स आफ्टर विच आउटब्रेक साइजेस मैच द बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट मॉडल्स। अब इसमें तो सेकंड टेल इवेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटी तो बढ़ नहीं रही, ठीक है। इनफैक्ट ये तो आइसोलेटेड स्पाइक्स की बात कर रहा है। ओके, आइसोलेटेड स्पाइक्स का तो मतलब कि वो डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट की पॉसिबिलिटी
बढ़ नहीं रही। सेकंड पे आओ, आफ्टर अ मेजर इक्विटी क्रैश, सो यार ये फर्स्ट इवेंट हो गया, फर्स्ट टेल इवेंट। रिसर्चर्स फाइंड डेंस क्लस्टर ऑफ लार्जली डेली मूव्स फॉर सेवरल वीक्स with extreme days occurring far more often than in normal circumstances for asset with customarily low volatility profiles। देखो समझो इसको, एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ। इक्विटी क्रैश का मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स में जो इक्विटी ट्रेड होती है, स्टॉक मार्केट में इक्विटीज का भयंकर क्रैश हुआ। ओके, फिर क्या हुआ कि सेवरल वीक्स तक ऐसे स्टॉक्स, ओके यहाँ पे जो एसेट्स जो है ना, एसेट्स आई बिलीव गाइज आप में से जिन लोगों को पता होगा, स्टॉक्स आर कॉल्ड एज एसेट्स, ठीक है। एंड एसेट्स विद लो रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये होता है, ऐसे एसेट्स वो स्टॉक्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। लो रिस्क प्रोफाइल का मतलब उनमें जनरली आपको उतार चढ़ाव उतने देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि एक बार पहला इवेंट हो गया ना, मेजर इक्विटी क्रैश, उसके बाद आपको ऐसे स्टॉक्स जिनका अदरवाइज प्रोफाइल बहुत लो रिस्क था, ठीक है, उन लो प्रोफाइल रिस्क वाले स्टॉक्स या बॉन्ड्स या जो भी एसेट्स होंगे उनके अंदर भी वॉलेटिलिटी आ गई, ठीक है। एक्सट्रीम डेज अकरिंग फार मोर ऑफन, एक्सट्रीम डेज अकरिंग फार मोर ऑफन का मतलब वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो ये सेकंड वाला इवेंट हो गया। क्या बोला था इसने, फर्स्ट इवेंट के होने के बाद सेकंड की प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए। स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के बाद ऐसे एसेट्स, स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जो कि अदरवाइज सेफ माने जाते थे, उनकी भी प्रोबेबिलिटी उतार चढ़ाव की बढ़ गई। लग रहा है दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड आंसर। सी ऑप्शन पे आता है, रिवर डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स वाटर लेवल्स fit a normal distribution, okay, within with thin trails that match lab data। fit a normal distribution तो ये तो हो ही नहीं सकता, जो चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर हो गई वो तो टेल इवेंट है ही नहीं। लास्ट पे आओ, फॉलोइंग लार्ज अर्थक्वेक्स रीजनल सिस्मिक एक्टिविटी रिटर्न्स टू बेसलाइन विद इन आवर्स, जो चीज़ बेसलाइन पे रिटर्न हो गई, ठीक है, और उसके बाद में कोई आफ्टर शॉक नहीं आया, मतलब कोई इसमें फॉलो अप या टेल इवेंट, सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट नहीं बना, तो वहाँ तो बात ही खत्म हो गई ना। वहाँ तो फिर सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट हो ही नहीं रहा, हो तो बेसलाइन पे आ गया, मतलब एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सो दिस ऑल्सो वुड नॉट मैच द फ्लेवर ऑफ द पैसेज और द व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो काफ़ी ईजिली हम लोग देख सकते हैं कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सो या सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो गाइज बिफोर वी एंड द सेशन, चेक आउट दी ओमैट बैच। तो ओमैट बैच को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फैकल्टीज़ आपको रहेंगे, ठीक है, इस बैच के अंदर। तो अगर आपका एम है कि आपको ओमैट्स देने हैं, एनमैट देना है, स्नैप देना है, सीमैट देना है, एमएचसीटी देना है, सीयूटी देना है, तो ये बैच आपके लिए है, ठीक है। दीज आर दी प्राइसेस, ओके, यू कैन कॉल ऑन दी ऑफिस नंबर्स। 500 प्लस आवर्स की सेशंस रहेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, 50 मिनी टेस्ट हैं, फिजिकल बुकलेट्स आपको दी जाएंगी और स्ट्रैटेजिक सेशंस रहेंगे। उसके साथ साथ में लाइव सेशंस तो आई 20th में इसकी स्टार्टिंग डेट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ऑफिस नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द जेनिथ बैच। सो ऑल ऑफ यू हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स ऑफ कैट 2026, आप जेनिथ बैच को ज्वाइन कर सकते हो गाइज, अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, सो दीज आर दी प्राइसेस। तो जितना लेट करोगे उतना कवर करना पड़ेगा, अभी जस्ट कुछ दिन हुए हैं स्टार्ट हुए, तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस बैच। Okay, you already know the teachers who you can see on the screen. Okay, so you have all the live classes, topic test 150 plus, full length mocks आपको मिलते हैं, sectional test आपको मिलते हैं, booster के classes आपको मिलती हैं। booster मतलब लास्ट के 2 months में जो आपको बहुत अच्छे लेवल के जो questions प्रैक्टिस कराए जाते हैं कैट के और जैट के, दे आर बूस्टर सेशंस। 1-to-1 मेंटरशिप आप ऑप्ट कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल। फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलती हैं, GDPI वैट, बिल्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। ओके, सो you can check out, call on the office numbers, these 3 variants that we have. Okay, so yeah, that's it guys for today. I'm going to see you in the next session. Bye bye, and don't forget to like the session and leave a comment if you think that it added some value in your preparation. Bye bye, see you.